आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टोइक मीन्स रिलेटिव एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। रिलेटिव मेजरमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी एक वैल्यू पता चल जाती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, आप किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का कोई भी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से आपने मास कैलकुलेट कर लिया, आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आप इस पूरे रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट, किसी भी स्पीशी की, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आप बाकी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मोल्स, मैस, मोलर मैस और इस तरह की बाकी डेंसिटी, वॉल्यूम और बहुत सारी और चीज़ें आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको किसी एक क्वांटिटी के कोई ना कोई एक क्वांटिटी गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैस, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्टोइकियोमेट्री हमारे लिए बहुत डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे फायर क्रैकर्स हमने बनाने हो तो फायर क्रैकर्स में कितना अमाउंट ऑफ केमिकल्स आपने ऐड करना है कि वो एक सेफ लिमिट के अंदर ब्लास्ट हो। तो अगर उससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो फायर क्रैकर्स जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर कम डालेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं करेगा। तो फायर क्रैकर्स में कितनी अमाउंट ऐड करनी है तो वो कैलकुलेशन हमें स्टोइकियोमेट्री बताती है। सेम इसी तरह ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपने भी करनी है या इनऑर्गेनिक सिंथेसिस करनी है, कितनी अमाउंट आपने सिंथेसाइज करनी है और किस कंसंट्रेशन के साथ सिंथेसाइज करनी है, तो वो सब कुछ आपको इसी स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन से हेल्प करके मिल सकता है। तो स्टोइकियोमेट्री जो ब्रांच है वो हमें कैलकुलेशंस, जितनी भी पार्ट है हमारी केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन का, वो सब कुछ स्टोइकियोमेट्री के अंदर होता है। अब स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमारे पास आती है वो आती है मोल का कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? मोल को हम तीन तरह से डिफाइन करेंगे। मोल फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि अगर हम कोई भी एटम, कोई भी चीज़ लेते हैं, लेट्स से 1 डज़न आप एग्स लेते हैं, तो 1 डज़न में हमें क्वांटिटी का पता होता है कि उसमें 12 नंबर्स होंगे। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर 1 मोल का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कि अगर 1 मोल किसी भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल के हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हमारे पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह के कोई भी पार्टिकल्स हैं जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, वो आप 1 मोल से कंसिडर करें तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह 1 डज़न को हम 12 नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं, सेम इसी तरह 1 मोल अगर किसी भी एटम के हैं तो हम उसे कहेंगे कि उसमें 6.022 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। सेम इस तरह आयंस के लिए इतने ही आयंस होंगे। अब ये जो नंबर यहाँ पर हम लिख ले हैं, इसका नाम, इसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल एन लिखते हैं और कैपिटल ए यूज करते हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो इस नंबर का नाम क्या है? इस नंबर को हम लिखते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर जो है, किसी भी मोल को आइडेंटिफाई करना हो या किसी भी चीज़ के इतने अगर पार्टिकल्स आपके पास आ जाते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप उसे 1 मोल ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे मोल की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे N2+3H2 is converted into 2NH3। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। हर इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन का जो कोएफिशिएंट है 1 है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है। ये जो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नाइट्रोजन के कोएफिशिएंट्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और इससे भी हम मोल्स ही कहते हैं कि 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia। तो ये जो कोएफिशिएंट है इनको भी हम मोल्स कंसिडर करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए बैलेंस्ड। तो दो डेफिनेशंस होगी। फर्स्ट डेफिनेशन हमने की ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर कि अगर 1 मोल है तो 6.022 10⁻23
रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स उनके अंदर हों तो वो भी 1 मोल के इक्वल होता है। सेकंड ये कि कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास मोल्स के इक्वल होंगे। थर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी? थर्ड डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो वो हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फार्मूला मास के ऊपर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है H2, तो H2 का जो हमारे पास आता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 AMU। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 2 AMU, अगर हम इसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाएगा 2 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम्स अवेलेबल है तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर उतना ही मास हमारे पास अवेलेबल हो तो वो 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल या दैट एटम के इक्वल होगा। सेम कार्बन की एग्जांपल है, कार्बन एक एटम है, कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास टेबल से देखें तो वो 12 AMU आता है, और अगर हम इसको ग्राम्स में लिखें तो वो 12 ग्राम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर 12 ग्राम्स हमारे पास कार्बन अवेलेबल है तो 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होगा। सेम इसी तरह अगर 24 ग्राम्स हमारे पास कार्बन अवेलेबल होता, 24 ग्राम्स, तो वो डबल हो गया इसका, तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ कार्बन अवेलेबल है हमारे पास। सेम इसी तरह हम आयनिक कंपाउंड के लिए भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है हमारे पास, NaCl में सोडियम की बात करें और उसमें ऐड करते हैं हम क्लोरीन को, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो जाएगा 58.5 ग्राम्स। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम्स अवेलेबल है तो एक्चुअली हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम्स के इक्वल होगा। तो 3 तरह से हमने मोल को डिफाइन किया। फर्स्ट डेफिनेशन हमने की ऑन द बेसिस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। सेकंड हमने डेफिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो भी मोल्स के इक्वल होते हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो 2 टर्म्स होगी। थर्ड टर्म जो हमने एक्सप्लेन की कि अगर हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम फार्मूला मास अवेलेबल है, ठीक है, एटॉम मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास फॉर एटम्स एंड फार्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड्स, अगर अवेलेबल हैं ये चीज़ें तो वो भी किसके इक्वल होगा, और उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो वो 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो इन 3 डेफिनेशंस के थ्रू हम मोल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये कंसेप्ट बेसिक है स्टोइकियोमेट्री का, क्योंकि आगे जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम मोल की बेस पर करेंगे, तो इसलिए ये कंसेप्ट सीखना के लिए सीखना लाजमी था। अब इसके बाद जितना भी थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम इसी 3 डेफिनेशंस की बेस पर हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में हम वॉल्यूम को रिलेट करेंगे मोल्स के साथ, जैसे हम स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी है वो रिलेटिव मेजरमेंट, कि अगर आपके पास मोल्स अवेलेबल हों किसी भी गैस के, मोल्स ऑफ एनी गैस, और विद सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि हमारे पास STP इन्वायरमेंट होना चाहिए। STP का मतलब क्या है? S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T means temperature and P means pressure। अगर ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। सेकंड प्रेशर, प्रेशर हमारे पास अगर 1 atm है या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अवेलेबल है या 760 टॉर है या इस तरह की और कोई भी क्वांटिटी हमारे पास जो प्रेशर के ऐसे यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, टॉर है, पास्कल्स हैं, पास्कल 101325 पास्कल अगर प्रेशर अवेलेबल है
तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी गैस के जो मोल्स होंगे उनका जो वॉल्यूम आएगा 1 मोल ऑफ गैस का 22.414 dm क्यूब आता है। ठीक है, चाहे ये गैस ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है या इस तरह की कोई और गैस भी हो, लेकिन कंडीशन यही हो, टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm हो, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.414 dm क्यूब आएगा। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4.1 और इसमें क्वेश्चन बताया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। तो गिवन हमारे पास है 2.5 मोल्स, किसके गिवन है? क्लोरीन गैस की गिवन है और कंडीशंस हमारे पास एसटीपी की गिवन है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें वही है जो हम मोलर वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं कि कंडीशंस हमारे पास एसटीपी हैं, गैस हमारे पास कोई भी हो सकती है जैसे क्लोरीन गैस भी हो सकती है। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और गिवन हमारे पास कितने हैं? मोल्स। जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें वॉल्यूम से मोल्स कैलकुलेट करने हो या मोल्स से वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो इन दोनों के अंदर हम एक ही मेथड यूज करेंगे। वो मेथड क्या होता है? वॉल्यूम को हम कंपेयर कर लेते हैं मोल्स के साथ, मोल रेशो वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में यूज करना है? हमने वॉल्यूम यूज करना है डीएम क्यूब। तो अब इन दोनों के अंदर हम रेशो को निकालते हैं। हमें ये पता है कि अगर 1 मोल किसी भी गैस का हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है 22.414 के इक्वल होता है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या है कि 2.5 मोल्स है, तो यहाँ पर हम 2.5 मोल्स अगर पुट करते हैं तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम के नीचे हम x लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और जो 1 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x आंसर आएगा 22.414 को जब 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा जो 56.035 dm क्यूब है। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोल्स गिवन हो किसी भी गैस के एसटीपी पर, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम उसके मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे सेल्फ असेसमेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.12 मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस। हम किसी भी मोलर मास को, किसी भी कंपाउंड की मोलर मास को रिलेट कर सकते हैं उसकी डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो डेंसिटी डिपेंड करती है उसके मोलर मास के ऊपर। अगर किसी कंपाउंड का, किसी गैस का मोलर मास हाई है, तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। ठीक है, बिकॉज डेंसिटी का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मास हाई करते हैं, वो मास मोलर मास है, तो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डेंसिटी पता हो तो हम उसका मोलर मास प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पेशली गैसेस का। जैसे एग्जांपल 4.2 में गिवन है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मींस ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है किसी भी गैस का, वो गैस हमें अननोन है, विद द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी हमें गिवन है 1.43 ग्राम पर टीएम क्यूब, और कंडीशंस हमें बताई हुई है, कंडीशंस वही जो एसटीपी है। अगर गैस है, कंडीशंस भी एसटीपी वाली हैं, तो हम यहाँ पर मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर ये जो डेंसिटी गिवन है हमें वो 1.43 ग्राम्स पर डीएम क्यूब है, और 1 ग्राम के अंदर, 1 डीएम क्यूब के अंदर जो हमारे पास 1.43 ग्राम्स डेंस गैस अवेलेबल है। तो अगर ये मोलर वॉल्यूम हमने निकालना है, मोलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अगर इसका मास निकालें तो वो हमारे पास होगा 22.414। अगर ये 22.414 वॉल्यूम होता है इसका, जो 1 मोलर वॉल्यूम के इक्वल है, तो 1 मोलर वॉल्यूम का अगर हमने 22.414 पुट किया है तो दूसरी साइड पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा और 22
0.414 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.43 के साथ, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32.032 ग्राम्स। तो ये वो ग्राम मालिक्यूलर मास है जो उस गैस का अवेलेबल है। तो ग्राम मालिक्यूलर मास 1 मोल का जो मास होता है वो होता है, तो हमने 1 मोल वॉल्यूम का मास कैलकुलेट किया तो वो 32.032 आया, और यही जो है 1 मोल वॉल्यूम का भी मास होगा। तो 1 मोल वॉल्यूम का जो मास हमारे पास आया है वो कितना है 32.032। मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन गैस जो है उसकी भी क्या है 32 मॉलिक्यूलर मास आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, लेकिन हमें फर्दर इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी इसके एग्जैक्ट बताने के लिए कि गैस कौन सी वाली है। Next topic is concept assessment exercise 4.1। और concept assessment exercise 4.1 में हमारे पास दो numerical problems हैं जो हमने solve करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है how many moles of oxygen molecules, फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। गिवन हमारे पास क्या है 20.0 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी हमने कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है हमने मोल्स और वॉल्यूम की रेशियो निकाल लेनी है। वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास डी एम क्यूब के अंदर, ठीक है। जो मोल्स हैं वो 1 मोल है, वॉल्यूम 22.414 होगा। हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स कैलकुलेट किसके करने हैं, वो उसका जो वॉल्यूम है वो है 20.0 डी एम क्यूब। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 के साथ, तो 22.414 x हो जाएगा, और 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। x अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 20 डिवाइड हो जाएगा 22.414 के साथ, तो आंसर हमारे पास आएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 0.89। ये जो है मोल्स आए हैं, तो इतने मोल्स हमारे पास इस आंसर के आ सकते हैं 0.89। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हो गया, गिवन क्या है 0.6 मोल्स हैं। 0.6 मोल्स के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे मोल्स रेशो वॉल्यूम इन डी एम क्यूब। मोल्स गिवन कितने हैं, मोल्स हमारे पास 1 है, तो वॉल्यूम होता है 22.414। अब हमारे पास जो मोल्स हैं वो गिवन है 0.6, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। साथ x लिख लेंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आंसर आएगा 0.6 को 22.414 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा, नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 13.4484, और ये वॉल्यूम आया है तो इसे डीएम क्यूब में लिखेंगे। तो दो आंसर्स हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास 0.89 आया, और सेकंड पार्ट का आंसर आता है 13.4484।